रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। डिस्कस करते हैं। क्या है कि हमने लास्ट क्लास में डेरिवेशन स्टार्ट की थी। ठीक है, काफी छोटी डेरिवेशन थी। ये 1 घंटा लगा करने में हमें 1 घंटा लगा डेरिवेशन करने में। तो उस डेरिवेशन का मैंने आपको एक पोर्शन सिखाया था कि जब प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्शन होता है तो उस रिफ्रैक्शन में एक हमारे लिए जितने भी ये बॉक्स में हमने बॉक्सेस कर रखे हैं, सारे बॉक्सेस वाले जो फॉर्मूले हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। वही सब हमें आज भी डिस्कस करने हैं दोबारा से, बट हम थोड़े और क्वेश्चंस का यूज करेंगे इनको अटेम्प्ट करने के लिए। तो एक हमने ये फॉर्मूला लिखा था मेन म्यू का, जो डेरिवेशन का पार्ट होता है। और अभी मुझे क्या करना है, आज एक हमें टॉपिक डिस्कस करना है इसी के साथ ही, अप्रोक्सीमेशन। जो डेरिवेशन है ये उसी के साथ कॉन्टिन्यूटी में आता है, अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है कि मैं अब कुछ स्मॉल स्मॉल अप्रोक्सीमेशन यूज करके जो ऊपर के फॉर्मूले हैं उसको दोबारा से डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे हमें ये पता है फॉर स्मॉल थीटा, अगर एंगल की वैल्यू स्मॉल होती है तो स्मॉल वैल्यूज के लिए जो साइन थीटा है डेट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ठीक है, ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है हमारे पास कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, ऑलमोस्ट थीटा के इक्वल होती है फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा। So as refractive index is equal to sine I1 by sine R1 और sin थीटा थीटा के बराबर है, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू I1 डिवाइड बाय R1। और जो नीचे R1 है उसको हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कर दिया मल्टीप्लाई। I1 की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू R1। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जो सेकेंड फॉर्मूला था वो था साइन I2 डिवाइड बाय साइन R2। Sin I2 divided by sin R2 is again approximately equal to I2 divided by R2। और यहां से हमने वैल्यू निकाली I2 की, कितनी आएगी, म्यू R2। मैंने इस फॉर्मूले में ये अप्रोक्सीमेशन यूज किया है कि छोटे एंगल के लिए 5-7 डिग्री तक के लिए जो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। तो साइन I1 I1 हो गया, साइन R1 R1, यहाँ पे साइन I2 I2 और साइन R2 R2 हो गया। और R1 को लेकर म्यू के साथ, यहाँ पे R2 को लेकर म्यू के साथ। बस हमने यहां से क्या किया, I1 की वैल्यू निकाली है और I2 की वैल्यू निकाली है। फिर क्या किया, इसके बाद हमने ये कंसेप्ट यूज किया, कंसेप्ट नहीं सॉरी फॉर्मूला यूज किया डेल्टा का। डेल्टा का फॉर्मूला था I1 प्लस I2 माइनस ए। ठीक है, सबसे पहला नहीं था, डेल्टा होता है I1 प्लस I2 माइनस ए। इस फॉर्मूले में हमने I1 और I2 की वैल्यू पुट कर दी। यहां से I1 और I2 की वैल्यू क्या आएगी, यहां से I1 और I2 की वैल्यू आएगी म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस ए, इंप्लाइज डेल्टा विल बी इक्वल टू, क्या कॉमन आएगा, म्यू कॉमन आएगा, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 माइनस ए। और R1 प्लस R2 का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। प्रतीक एक स्क्रीनशॉट लेके भेज दे अभी। ठीक है, R1 प्लस R2 किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल। तो यहां से जो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी म्यू इंटू ए माइनस ए, और यहां से ए कॉमन आएगा और अंदर क्या बचेगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो डेल्टा का जो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला बना हमारे पास वो आया म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय ए। तो ये भी डेल्टा का एंगल है, बट ये एंगल जो है हम न्यूमेरिकल में यूज नहीं करते। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड इन आंसरिंग कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। जो हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। न्यूमेरिकल में बहुत कम फॉर्मूलों, मतलब बहुत कम केसेस आएंगे जहां पे हम इसको यूज करेंगे, आएंगे लेकिन कम केसेस आएंगे। ये क्या भेज दिया, ठीक है, वो जो केसेस हैं वो कम आएंगे। जैसे ये जो म्यू वगैरह की वैल्यू है, जब एंगल बहुत कम होता है तब हम ये यूज करते हैं।
जब कराऊंगा तो डिस्कस करेंगे। अभी मैंने गलती से स्पेस कम क्रिएट कर दिया, तो मुझे स्पेस इंक्रीज करना पड़ेगा। उसमें ये देख के खुश हो रहा हूँ कि इतना वन नॉट फास्ट कैसे चल रहा है। तो डेल्टा की वैल्यू जो है वो म्यू माइनस वन इंटू ए। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम एक बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट आंसर करेंगे जो क्वेश्चन पेपर में आता है। एक बार चाय आती है मेरी इस टाइम पे, और क्लास के बीच में मैं चाय नहीं पी पाता सही से। और सुनाओ क्या चल रहा है। यहाँ पे अटैक ऑन टाइटन का कौन फैन है? वैक्सीन रहेगा तो सबने लगवाई ली होगी अब तक तो। अरिहंत राणा फैन है अटैक ऑन टाइटन का। देख लिया आज का एपिसोड? कैसा है? कैसा है? अच्छा, आज टाइम नहीं मिला। अच्छा हाँ, एक और भेज देना प्रदीप शुक्ला। कोई नहीं है फैन यहाँ पे, चलो सही है, पढ़ाई करो। मुझे भी आज टाइम नहीं मिला, देखूंगा मैं भी। मैं पिछले भी एक हफ्ते से ना इसी मतलब उसी पे ही हूँ, मैराथन पे ही। मैंने दोनों देख लेता हूँ वैसे तो। चलेगा ही। अरे वो बच्चों का ना नेटवर्क आता आता रहता है, तो दो तीन तो बच्चे ऑसिलेट करते हैं हमारे। अच्छा, एक बार बताना अगर आपने ट्राई किया है। मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था कि डेरिवेशन ट्राई करना, कितना टाइम लगता है लिखने में। ये एक बच्चा बोल रहा है उसको 5.5 मिनट लगे पूरी डेरिवेशन करने में। कोई और है जिसको इससे कम टाइम लगा? 4 मिनट, बहुत बढ़िया समीक्षा। सीरियसली बोलिए ना, पूरा विद डायग्राम। रुचिका रानी को 5 मिनट लगे, प्रसिद्धि को भी 4 मिनट लगे। फर्स्ट टाइम 7 मिनट, देन 5.5। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, मेरे को 5 मिनट लगे, ठीक है। जनरली जो टाइम है वो मैंने कहा था 4.5-5 मिनट लगते हैं पूरी डेरिवेशन करने में। ठीक है, गुड। तो मतलब सही स्पीड है आप सबकी, 4 मिनट के आसपास ना। हाँ देखो, आप ना हर क्वेश्चन को ऐसे टाइम के साथ देखा करो कि आप बेवकूफी तो नहीं करते हो। 6 मिनट फिगर बनाने में लग गया, नहीं, ज्यादा टाइम लगा, 6 मिनट। पेपर में 5 मिनट के अंदर पूरा करना होता है। जब आप प्रैक्टिस करते हो, आपकी पेपर में स्पीड तब बनेगी जब आप घर पे स्पीड बनाते हो। ठीक है, जब आप घर पे स्पीड प्रैक्टिस करोगे ना, तो फिर आपकी पेपर में स्पीड बनेगी। अब आप घर में मजे मजे में करते हो, लेट के कर रहे हो आप, मतलब वैसे लेटना और या बैठना मैटर नहीं करता है। हाथ आपका फुल स्पीड में चलना चाहिए। हर क्वेश्चन पे अगर टाइम दोगे ना, तो उसके बाद जब आप पूरा पेपर करने बैठोगे तो आपका टाइम अपने आप कम होगा। ये एक दिन का खेल नहीं है ये, और ना ही ये खेल एक क्वेश्चन का है। ठीक है, आपका हर जगह जो है आपका दिमाग जो है ना, वो करना चाहिए। जैसे आप मूवी देखते हो ना, ठीक है, आपने पहली बार मूवी देखी कोई, तो जब आप सेकंड टाइम मूवी देखते हो ना, आपको पता होता है पहले से ये सीन आने वाला है ना। वो जो आपको पहले से पता है ना कि ये सीन आने वाला है, आपकी प्रैक्टिस भी ये चीज है। आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगला स्टेप क्या आएगा, और वो अगला स्टेप आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे लिखना क्या है। आपके पास सोचने का टाइम नहीं होना चाहिए। सीबीएसई का पेपर 2-3 क्वेश्चन छोड़ के ऐसा नहीं होता है कि आपको इतना टाइम लगे कि आपको सोचना पड़ रहा है कि क्या लिखूंगा अगला स्टेप। ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आपको पता होता है क्या करना है। लेंथी हो अलग चीज है, कि क्योंकि आपको आना चाहिए कि ये करना था, कैलकुलेशन फास्ट हो, पता हो, कंटेंट तो अपना तो आना चाहिए ना। अब सेकंड टर्म का सिलेबस भी कम ही है, बहुत ज्यादा तो है नहीं। इसलिए मेहनत करो, ठीक है, स्पीड बनाओगे तो आगे तो सिर्फ एकेडमिक की बात नहीं है, आगे कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और स्पीड ऐसी ही बनती है, और कोई तरीका नहीं सुनाने का। जब टेंशन लोगे ना हर क्वेश्चन के लिए, घर बैठ के, एग्जाम के लिए नहीं, घर बैठ के ऐसे सिंपल असाइनमेंट सोल्व करने की जब टेंशन लोगे ना कि स्पीड में करना है,
तब फिर धीरे धीरे ये चीज आपके अंदर इम्बाइब हो जाएंगी अपने आप ही, फिर आपको पेपर के टाइम पे दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है उसमें एक ही चैप्टर में है, प्रत्येक शुक्ल कैलकुलेशन ज्यादा, तो बाकी तो है ही नहीं किसी चैप्टर के अंदर, मैं सिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो मुझे मतलब इस मंथ में दोनों खत्म करने हैं, कोशिश रहेगी मेरी। तो डेल्टा की वैल्यू है म्यू माइनस 1 × m। अब यहां से देखो दो तीन फॉर्मूले मैं फिर एक साथ यूज कर रहा हूं। हमें ये पता है जो विबग्योर पैटर्न है, विबग्योर पैटर्न में जब मैं वायलेट कलर से रेड कलर की तरफ मूव करता हूं तो आपको पता है लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इंक्रीज करता है, ठीक है। एक चीज तो ये हो गया। दूसरा मुझे फॉर्मूला पता है कॉची फॉर्मूला, विच इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर, जहां से हम ये बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा या लैम्डा स्क्वायर। मतलब मेन है कि लैम्डा बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं अगेन कि वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर, इम्प्लाइज वेवलेंथ ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर, एज जो एंगल ऑफ डेविएशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां से दिख रहा है, हमें यहां से दिख रहा है जो डेल्टा है, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि डेल्टा म्यू के प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये हो गया जिस कलर का, जिस वेवलेंथ की वैल्यू अगर ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा उसके लिए डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा। और इन दोनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर का ज्यादा है, रेड कलर का कम है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन जो हुआ वो क्या हुआ, ज्यादा हुआ। तो जो विबग्योर पैटर्न है, विबग्योर पैटर्न में जब प्रिज्म के ऊपर पड़ेगा तो हर एक कलर का जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। हर कलर का एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट आने का मतलब क्या है, हर कलर का एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट आने का मतलब यह है कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है, ये आपने 10th क्लास में सीखा था ये, कि मान लो ये जो ब्लैक लाइट दिख रही है आपको, ये ब्लैक लाइट नहीं है एक्चुअल में, ये व्हाइट लाइट है, ठीक है। व्हाइट तो यहाँ दिखेगा नहीं, वैसे वैसे हम यहाँ व्हाइट बना सकते हैं, दिस इज व्हाइट लाइट, ठीक है। जब व्हाइट लाइट प्रिज्म पे इंसिडेंट होती है तो हमें पता है ये 7 कलर में स्प्लिट होती है ना, जिसका वैसे नाम होता है डिस्पर्जन। तो उसका जो रीजन है वो ये आपके सामने है, क्योंकि हर कलर का डेविएशन डिफरेंट है। तो जब यहाँ पे लाइट आएगी तो ये 7 कलर के अंदर डिवाइड होगी, एक, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। तो ये 7 कलर में जो लाइट है वो डिवाइड हो रही है। बीच में एक में लोस्ट हो गया और एक हम यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है। 7 कलर में डिवाइड हो रही है लाइट। 7 कलर में लाइट के डिवाइड होने का मतलब क्या है, अगर आपसे पूछे कौन सी लाइन का डेविएशन कम होगा, ऊपर वाली का या नीचे वाली का, क्या बोलोगे, किसका डेविएशन कम आएगा, ऊपर वाली का नीचे वाली का। डेविएशन कम किसका होगा, ऊपर वाली का ना। नहीं वो तो अलग बात है, रेड वाले का। यहाँ पे जो लाइन ऊपर है उसका डेविएशन कम होगा, जो जितना नीचे की तरफ मूव करेगी उसका डेविएशन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो जिसका डेविएशन कम है वो रेड कलर है, जिसका डेविएशन हाईएस्ट है वो हमारे पास क्या है, वायलेट कलर है। अगर तुम्हें डाउट है कि बताओ ऐसा क्यों हुआ, तो हम इस चीज को डायग्राम से समझा सकते हैं ऐसे तो, कि मतलब कम डेविएशन वाला ऊपर क्यों आएगा और ज्यादा वाला जो है नीचे क्यों आएगा। किसी को डाउट है इसमें वैसे, या छोड़ दूं, स्किप कर दूं या कराऊं, डाउट है। मतलब हर साल डाउट कॉमन ही आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ज्यादा जो है। एक लाइट ये गई और एक लाइट ये गई इधर, ठीक है। देखो ये लाइट इधर थी,
जो रेड लाइट है, और ये जो लाइट है, एक लाइट ये है और एक लाइट ये इधर से। सो नाशा अब क्लियर है, एक डेविएशन जो है देखो इतना सा है और एक डेविएशन ये है, तो जो लाइट इतना नीचे मूव करेगी उसका डेविएशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वायलेट कलर का डेविएशन ज्यादा है इसलिए वो नीचे है, रेड कलर का डेविएशन कम है इसलिए वो ऊपर है। द व्हाइट लाइट आई विच कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, प्रिज्म के ऊपर हर एक कलर अलग अलग एंगल पे डेविएट हुआ। जब हर एक कलर अलग अलग एंगल पे डेविएट होगा तो क्या होगा, हम प्रिज्म के रिस्पेक्ट में तो देख रहे हैं, और कैसे कहना चाह रहे हो तुम? जो डेविएशन है वो यहीं से तो स्टार्ट होगा अंदर से ही। तो ऊपर वाला जो है, सर ये जो ट्रायंगल है, अगर हम इससे एंगल लें तो ये जो आपने वॉयलेट वाला लिखा है इसका एंगल तो कम दिख रहा है, और ये जो रेड वाला है उसका एंगल तो ज्यादा दिख रहा है ना, अगर हम वो ट्रायंगल की वो एक साइड से लें तो। अच्छा पहले आप ये ध्यान दो, व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? बेसिक क्वेश्चन। एंगल ऑफ डेविएशन होता है कि जिस जगह पे, जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही थी और जो लाइट वहां से रिफ्रैक्ट हुई, उस लाइट के रिफ्रैक्ट होने में कितना हुआ। एक रेड कलर यहाँ गया है, वायलेट यहाँ गया है, लाइट का एक्चुअल पाथ ये था, तो रेड कलर जो है वो सिर्फ इतने से एंगल से डेविएट हुआ, और जो वायलेट कलर है वो इतने एंगल से डेविएट हुआ। तो कौन ज्यादा डेविएट हो रहा है? क्लियर है ना? हाँ ठीक है, पूछ लिया करो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जब पढ़ रहे हो है ना, तो डाउट आना बहुत नॉर्मल सी चीज है। और तुम्हारे डाउट से जो पूछते हैं औरों के डाउट क्लियर होते हैं। बच्चों को ना शर्म बहुत आती है पूछते हुए ना, दिक्कत ये भी है। हालांकि इस टाइम तक काफी बच्चों की तो शर्म खत्म हो जाती है, लेकिन स्टिल आ जाती है। अच्छा ये पहला क्वेश्चन है, अब जो है हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं जो मुझे यूज करने हैं। जैसे एक फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा का, कि डेल्टा की वैल्यू होती है आई प्लस ई माइनस ए। ठीक है, मिनिमम डेविएशन पर जो मिनिमम डेविएशन कंडीशन होती है उस पे I1 और I2 इक्वल होते हैं, R1 और R2 इक्वल होते हैं, R की वैल्यू a/2 आती है। ठीक है, और मिनिमम डेविएशन पे जैसे मान लो ये ट्राइंगल वो था प्रिज्म ए, ये बी, ये सी, बीच में एक लाइन पॉइंट था L, एक पॉइंट था M। ये जो लाइन LM है दिस इज पैरेलल टू BC, तभी ये एंगल जो I1 I2 R1 R2 क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जो बीच की लाइन है वो पैरेलल होगी हमेशा किसके, BC के। तो एक क्वेश्चन में ऐसे लिखा है कि लाइन पैरेलल हो गई, तो पैरेलल होने का मतलब यही है कि वो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है, और उस कंडीशन पे ये फॉर्मूला जो है वो होल्ड करता है। ठीक है, और आई की वैल्यू क्या आती है, a प्लस डेल टाइम बाई टू, ये फॉर्मूला a प्लस डेल टाइम बाई टू। एक बार और प्रैक्टिस करना लिखने की, तो फिर आपको ये फॉर्मूले ध्यान रहेंगे, आप भूलोगे नहीं। और जो फंडामेंटल फॉर्मूला है स्नेल्स लॉ का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई बाय साइन आर, वो तो हमें यूज करना ही करना है ना, ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर भी। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस किया था, तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो एक बार अगर आपको याद आ रहा है तो लास्ट क्लास हमने क्वेश्चन लिखा था क्लास के अंदर ही, बट मैंने फिर बीच में से हटा दिया था इसको। कि हमें यहाँ पे दे रखा है इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो ए 60 डिग्री है, और क्वेश्चन में बोल रहा है आई और ई बोथ आर इक्वल टू 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको कैंसिल किया 15 पे, तो ये आया था 45 डिग्री, और डेल्टा की वैल्यू आएगी आई प्लस ई माइनस ए, आई 45 प्लस 45 माइनस 60, और ये कितना आएगा 30 डिग्री। ये तो मैंने खुद ही कर दिया, इसमें कुछ था नहीं, हमने लास्ट क्लास में किया ही था। मेन है अब यहां से क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। लिखा हुआ है अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म। इन्होंने फिर से मेंशन किया है कि इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो इसका मतलब ये हो गया जो वैल्यू ऑफ ए है वो कितनी हो गई, 60 डिग्री। पढ़ते ही पता लग गया। ठीक है, फॉर फ्रॉम एयर अंडरगोज मिनिमम डेविएशन।
अगेन लाइट जो है वो मिनिमम डेविएशन कंडीशन दे रखी है। मिनिमम डेविएशन मुझे पता है आई और ई बोथ आर इक्वल, और ये फिर से क्या दे रखा है 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, 3/4 ऑफ ए, फिर से कितना आएगा, ये आएगा 45 डिग्री। आई और ई की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। बट क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म। स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है। आपको याद है स्पीड लाइट का फॉर्मूला? ज्यादातर केस में आपको गिवन होगा रुचि का, ठीक है, सारे नहीं होते। जो हमें दे रखे हैं उनमें दे रखा है ऐसा, सारे नहीं होते। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था C/V, तो यहां से स्पीड की वैल्यू क्या आएगी, C/μ। तो मतलब मुझे म्यू निकालना है, ठीक है। अगर मुझे स्पीड चाहिए तो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा, तब मैं जो है स्पीड निकाल सकता हूं। अब क्वेश्चन ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालोगे? क्या आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिवन है? क्या क्वेश्चन पढ़ के बताओ, आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा है? क्वेश्चन पढ़ो और बताओ इसी क्वेश्चन में क्या आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा है? हाँ ना कुछ बोल सकते हो। दे रखा है ना, कितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ फिर। अगर हाँ कर रहे हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 45 डिग्री। कहाँ भाई, क्या बात करते हो? एंगल, ये जो ई है तो एंगल ऑफ इमर्जेंस है ना, वो तो 45 थोड़ा है। राहुल यादव बोला 30 डिग्री। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में। दो बच्चे बोल रहे हैं, प्रतीक शुक्ला भी बोल रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री है। बाकी बच्चों को नहीं लग रहा पता कहाँ दे रखा है। यही जो दिया होता है ना, यही हमें आइडेंटिफाई करना होता है। देखो हमने अभी फॉर्मूला लिखा है, मिनिमम डेविएशन पे जो आर की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, A/2 होती है। मिनिमम डेविएशन पर जो आर की वैल्यू है वो कितनी है, A/2। तो मिनिमम डेविएशन पर आर की जो वैल्यू है वो A/2 है। आर इज A/2, तो आर क्या आएगा, 60 डिवाइड बाय 2, कितना आएगा, 30 डिग्री। तो मैंने इस कंडीशन का यूज करके डायरेक्ट आर निकाल लिया। जब मैंने आर निकाल लिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है साइन आई बाय साइन आर, चाहे I1/R1 या I2/R2। साइन आई की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। आर की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। क्या आएगा सोल्व करके बताओ फटाफट। क्या आया, साइन 45 बाय साइन 30। सोल्व करने के बाद आ रहा है √2। साइन 45 होता है 1/√2, साइन 30 होता है 1/2, है ना। 1/√2 मत बोल देना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से कम नहीं आएगा, हम ये डेंसर का निकाल रहे हैं। जब आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दिया तो फिर क्या ही बचा क्वेश्चन। v की वैल्यू आएगी, c की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸8, और नीचे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड आंसर। 3/√2 को मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, 3√2/2 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड आंसर। बोलो क्लियर है क्वेश्चन? किसी को डाउट? नहीं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का पेपर में आया हुआ है 2 बार, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। ये से क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया है, एक बार 3 लाइन दी थी पेपर में और एक बार 2 लाइन दी थी। ये डायग्राम आपको छोटा दिख रहा है या सही है? ये कोई अभी बच्चा बोल रहा था कि क्या सारे प्रिज्म जो हैं वो इक्विलेटरल आएंगे, तो तुम्हारी ख्वाहिश है इस क्वेश्चन ने पूरी कर दी कि सारे नहीं होते। ये जो है राइट एंगल प्रिज्म है, मतलब इसमें एक एंगल 90 डिग्री है और एक 45 है, तो ये कितना हो जाएगा? अगर नीचे 90 है, नीचे का एंगल 45 है, तो ऊपर का एंगल कितना हो जाएगा, बता दो। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछा मैंने, बता सकते हो ना?
मुझे ये डायग्राम जो है रीड्रॉ करना था। अरे ये इसमें बताओ, नखरे बहुत करता बनना। ओके, तो ये हमारे पास राइट एंगल प्रिज्म है। इसमें 3 रे हैं, एक ब्लू, एक ग्रीन और एक रेड। तीनों की तीनों रे जो हैं वो नॉर्मली इंसिडेंट होती है। एक ब्लू, एक ग्रीन और एक रेड। एक रे रेड, 3 रे जो हैं वो नॉर्मली सरफेस पे हो रही है इंसिडेंट। इस कौन सी सरफेस है? ये एबीसी, प्रिज्म एबीसी। ठीक है, इस पे नॉर्मली हो रही है इंसिडेंट। जब नॉर्मली हो रही है तो क्या होगा? ऊपर वाली रेड, नहीं, ऊपर वाली ब्लू, फिर ग्रीन, फिर रेड। जो नॉर्मली जा रही है वो नॉर्मली ऐसी आएगी, सीधी सीधी। ये भी ऐसी आएगी, ये भी ऐसी आएगी। अब आगे के जो क्वेश्चंस है ना, उनमें प्रिज्म और जो TIR कंसेप्ट था वो दोनों एक साथ यूज होंगे। ठीक है, कौन कौन सा? प्रिज्म का और उसका। डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा यार मुझे ना, डायग्राम अच्छा नहीं बनता तो मुझे दिक्कत होती है फिर। तो मैं डायग्राम एक बार दोबारा बना रहा हूँ। एक रे ये भी नॉर्मली आ रही है, 3 रे जो हैं वो नॉर्मली इस पे इंसिडेंट हो रही है। नॉर्मली मतलब अगर नॉर्मली आएंगे तो जैसे आ रही है बिल्कुल वैसे ही वो क्या होंगी? पास होंगी। 3 रे आ रही हैं, एक ब्लू है, एक ग्रीन और एक रेड। ठीक है, हमें ये बताना है सबसे पहला पार्ट कि मान लो एक रे की बात करते हैं, उस पे नॉर्मल है। ठीक है, मुझे बताना है इसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है कितना होगा। बता सकते हो सोल्व करके? क्योंकि हमें ये पता है ये 90 था, ये 45 है, तो ये 45 हो गया और ये 90 है ना? तो बताओ ये जो नीचे वाला एंगल है कितना आएगा? फटाफट सोल्व करके, ओरली हो जाएगा चलो। वैसे तो ये ओरली हो जाएगा क्योंकि ये 45 है, ये 90 है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो इतना सा एंगल है ये एंगल 45 होगा और ये पूरा एंगल 90 है। तो ये जो एंगल आएगा हमारे पास, ये जो एंगल हमारे पास आएगा, दिस एंगल इज 45 डिग्री। सिमिलरली अगर आप यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे और यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये जो एंगल आएंगे ये भी कितने आएंगे? ये एंगल भी आएंगे 45 डिग्री और ये जो एंगल आएगा ये भी आएगा 45 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल 45 आ रहे हैं। मतलब तीनों जो रे है वो, एक जो हमारे पास फेस AC है प्रिज्म का, उस पे 45 डिग्री पे इंसिडेंट होते हैं। और लाइट दिख रहा है अंदर डेंसर है, लाइट डेंसर से रेयर जा रही है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनका पाथ ट्रेस करना है। अब पाथ ट्रेस करने में प्रॉब्लम ये है, हमें ये नहीं पता कि इनमें से अब इस पॉइंट पे इन तीनों रे का TIR होगा या रिफ्रैक्शन होगा, हमें ये नहीं पता। हमें ये बताना है चेक करके कि इन तीनों में से किस रे का TIR होगा और किस रे में क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। हमें ये आंसर करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्रिटिकल एंगल चेक करना पड़ेगा ना भाई। जिस भी रे के लिए ये जो एंगल 45 डिग्री है, अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो उस रे में क्या होगा? TIR होगा। और अगर कम हुआ तो क्या होगा? फिर रिफ्रैक्शन होगा। तो मैं उस कंडीशन को डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं। कैसे? मुझे ये पता है 4 TIR एंगल I शुड बी मोर देन और इक्वल टू IC। ये मुझे पता है, बेसिक कंडीशन होती है। मेरे पास TIR की कंडीशन होती है कि TIR के लिए क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है तीनों रे के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो तो फिक्स है, कितना? 45 डिग्री। तो ये 45 जिस भी रे के लिए IC से ज्यादा होगा उसमें क्या होगा? TIR होगा। बोलो क्लियर है? तो इस IC को मैं अब इस फॉर्मूले में लेके आऊंगा। म्यू का फॉर्मूला होता है 1/sin IC। अब यहां ट्राई करते हैं इसको। तो IC था तो पहला स्टेप क्या किया? दोनों तरफ साइन ले लिया।
जब दोनों तरफ साइन लोगे साइन 45 डिग्री मोर देन इक्वल टू साइन आईसी, साइन 45 साइन आईसी है, मुझे म्यू में लाना है, तो मैंने इसको 1 अपॉन कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, क्या आएगा 1 अपॉन साइन 45 और इसको कर दिया 1 अपॉन साइन आईसी। इतनी मैथ्स तो सबको आती है कि जब इन्वर्ट करते हैं और जो साइन होता है लेस देन मोर देन का, वो क्या होता है, उल्टा हो जाता है ना। अभी साइन 45 मोर देन साइन आईसी था, इन्वर्ट करोगे तो साइन क्या होगा, चेंज हो गया। और 1 अपॉन साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 का इन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, √2 मोर देन इक्वल टू 1 अपॉन साइन आईसी का फॉर्मूला कितना है, म्यू। तो ये मेरे पास कंडीशन आ गई अब इस क्वेश्चन के लिए, मतलब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 से ज्यादा होगा उसमें TIR होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 से ज्यादा है that is mu should be more than equal to 1.414। जहां जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.414 से ज्यादा है वहां पे क्या होगा, TIR होगा। ये ऊपर लिख लेते हैं एक बार। अब हमें दे रखा है ब्लू कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ब्लू ग्रीन और रेड। रेड कलर का कितना है 1.39 और फिर उसके बाद ये ग्रीन के लिए सी क्यों बना हुआ, जी आएगा, ये है 1.44 और ये है 1.47। तो क्या दिख रहा है 1.414 से किस किस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ब्लू का और ग्रीन का। ब्लू और ग्रीन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.414 से ज्यादा है। तो ब्लू में क्या होगा, TIR। TIR होने का मतलब क्या है, TIR होने का मतलब ये है कि यहां जो लाइट है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से लाइट जो है वो क्या होगी, ये वैसे तो मुझे हाथ से ही ड्रॉ करना पड़ेगा, पॉइंट्स ये पकड़ता नहीं है, ये देखो एक बाहर जा रहा है एक अंदर, रफ कर लेते हैं चलो। तो यहां से लाइट क्या आएगी, नीचे, यहां से लाइट क्या आएगी, नीचे, क्योंकि एंगल सेम होता है ना, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, ये नॉर्मल है, तो ये 45 तो यहाँ भी क्या बनेगा 45, तो 90 पे हो गया ना टोटल, यहाँ 45 तो यहाँ 45। रेड कलर क्या होगा, रिफ्रेक्ट होगा, लाइट रेड कलर के लिए डेंसर से रेज जा रही है, तो डेंसर से रेज जाएगी तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो रेड कलर ऐसे जाएगा। ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन ही पूरा कंसेप्ट सिखा देता है। तो अब तुम्हें क्वेश्चन आसान सा लग रहा है, था ही क्या क्वेश्चन के अंदर, 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे थे, तीनों का एंगल ऑफ निकाला इंसिडेंस और उसका कंडीशन आके चेक किया कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ठीक है, वो सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को, उसमें क्या होगा, TIR होगा। तो अब जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनमें भी हमें यही चेक करना है कि TIR होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो फिर उसका यूज करके हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ये एंगल्स क्या बनेंगे, ये सब हमें निकालना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। देखो इन सब में ना ये क्या है कि बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं है, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन आने के साथ, देखो क्या ही था, ये इतना सा क्वेश्चन है बस ये, लेकिन कंसेप्चुअल है ये, दिमाग चलना चाहिए आपका क्वेश्चन सोल्व करते हुए। तो जो जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है वो करवा रहा हूं ताकि दिमाग खुले आपका। इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म जनरली इसमें ना ये होता है 45 डिग्री ले चलते हैं सर, जी और बी तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, नहीं ना 90 पे क्या कह रहे हो, आर्यन बोला है जी और बी तो 90 पे, सर मतलब BC साइड पे वो इंटरसेक्ट, मतलब नॉर्मली इंटरसेक्ट कर रहे हैं BC पे, जैसे डायग्राम में नॉर्मली बताया। कहा रहा भाई, नहीं गलत बोल, नॉर्मली क्या होता है, इस इस पे बी से भी बोला ना, यस सर, यस सर। तो नॉर्मली होंगे तो फिर बाहर आ जाएंगे, इंटरसेक्ट क्या होंगे, हाँ मतलब सर, मतलब वो नहीं होगा ना, रिफ्रैक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा। यहाँ नहीं होगा ना रिफ्लेक्शन, इसमें होगा सिर्फ रेड वाले में। ओके सर। अगला क्वेश्चन देखो ये, अगला क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, एक फेस दे रखा है, डायग्राम बड़ा करूं क्या, यस ठीक है।
ट्राइंगल एबीसी है, एंगल ऑफ प्रिज्म यहां पे 60 डिग्री, और एक क्या है ये लाइट रे पी क्यू नॉर्मली हो रही है इंसिडेंट, और ये दे रखा है क्रिटिकल एंगल कितना है 45 डिग्री। तो बोला है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो पहला पार्ट तो मजाक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स, मतलब उल्टा लिख दिया ना, म्यू जो होता है वो होता है 1/sin IC, और IC के लगभग क्वेश्चन में दे रखी है, IC कितना है 45 डिग्री, IC 45 होगा तो म्यू कितना आ गया √2, तो एक पार्ट तो ये हो गया सीधा सीधा। ठीक है, इन तो क्या सीखना हमें, रे ड्रॉ करनी सीखनी है। तो लाइट रे नॉर्मली फॉल हो रही है एक फेस पे, जब एक फेस पे लाइट नॉर्मली फॉल होगी तो नॉर्मली निकलते हुए लाइट दूसरे फेस पे कुछ ऐसे पड़ेगी। ठीक है, यहां पे पड़ रही है दूसरे फेस पे, इस पॉइंट पे, मैंने इस पॉइंट पे ड्रॉ किया नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल है इस पॉइंट पे। तो हमें पहले ये चेक करना है कि नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इस आई की वैल्यू क्या होगी बताओ, सोच के फटाफट दिमाग लगाओ। ये 60 है, ये 60 है, देखते हैं सबसे पहले कौन दिमाग चलाता है। बताओ आई की वैल्यू क्या आएगी फटाफट, बेसिक 9th और 10th की मतलब प्रॉपर्टी यूज करनी है ट्राइंगल की, और बताना है आई कितना आएगा। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ये नॉर्मल है, इसका यूज करना। ये नॉर्मल होने का मतलब क्या हो गया, ये नॉर्मल होने का मतलब है कि दिस एंगल इज 90। ठीक है, बहुत बच्चों ने बता दिया, अरे वाह, मतलब हाँ, सबने तो नहीं बताया लेकिन काफी ने बता दिया। एक ने, आकाश ने गलत बताया है, आकाश दोबारा ट्राई कर। अवंतिका नहीं, अरियंत राणा का गलत है, अरे राणा साहब मैथ्स आपके पास, ऐसा मत करो। गर्व ने गलत बताया है, मैथ्स वाले बच्चे गलत करते हैं तो बड़ी खुंदक आती है। भूमिका दोबारा ट्राई करो, गलत है। बाकी सबने जिसने लिखा उनका सबका सही है। ठीक है, मैं सिर्फ गलत वाले का बोल रहा हूँ, जिसने लिखा सबका सही है एकदम। तो ऊपर 60 है, ये 90 है ना, ऊपर 60 है, ये 90 है। और ये जो जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं या तो आप तुम्हारा तुम्हें आलस आ रहा है टाइप करने में, या लेट चुके हो अब तक है अंजलि, टेबल पर बैठना शुरू किया था अब तक लेट चुकी है या नहीं, क्योंकि अभी इनके आंसर नहीं आ रहे। देवेश, देवेश ने किया आंसर नहीं, कितना शांत हुआ है, ये 60 है ये 90 है, तो दो, अगर 60 और 90 है तो 150 हो गया, ये एंगल होगा 30, तो अगर ये 30 है तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो आई, मैंने बताया था। देखो आई की वैल्यू है 60 डिग्री, और क्वेश्चन में दे रखा क्रिटिकल एंगल है 45 डिग्री। अब इसका मतलब है कि आई जो ज्यादा है आईसी से, तो TIR विल अकर, TIR होगा, और अगर TIR होगा तो लाइट क्या होगी, TIR के केस में क्या होता है, लाइट सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। तो लाइट अगर सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगी तो लाइट का जो एंगल ऑफ वो बनेगा रिफ्रैक्शन, यहां पे कुछ ऐसा आएगा लाइट का इस पॉइंट पे, है ना, इधर ये एंगल भी कितना आएगा 60 डिग्री। समझे नहीं समझे, ये इतना सही क्वेश्चन है बस, ये क्वेश्चन इतना सही है, एक म्यू निकालना था और हमें एक पॉइंट जो आता है ये ABC AC फेस का, इस पे बताना था कि लाइट रिफ्लेक्ट होगी या रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, यहाँ एक गलत लिखा हुआ है, शो द कोरेस्पोंडिंग रिफ्रैक्टेड एंड इमर्जेंट रे,
वन मोर, लास्ट टाइम बोला पार्ट मिस हो गया, क्या लिखा हुआ है सर? आगे जाके भी, आगे का नहीं पूछेंगे आपसे, सिर्फ एक ही केस पूछेंगे, पार्थ माटा। ठीक है, आप वैसे निकाल सकते हो यहाँ भी क्या होगा, इस पॉइंट पे भी आप निकाल सकते हो क्या होगा, लेकिन वो नहीं पूछेंगे। जैसे अगर मैं आपको आगे भी बताऊं क्या होगा, तो आगे का भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे से करने में। इस पॉइंट पे देखो, जब लाइट यहाँ आएगी तो इस पॉइंट पे जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो क्या आपको लग सकता है एंगल क्या आएगा? ये जो एंगल है, ये एंगल क्या होगा बता दो? क्योंकि ये 60 था, है ना, ये एंगल 60 था, तो एंगल कितना हो गया? 30। तो ये ऑलमोस्ट नॉर्मली आ रही है फिर तो, है ना। आ, ये 60 है, 120, 30, 150, ये 30 आएगा ना, तो 30 और 60 कितना आएगा? 30 और 60 कितना हो गया? 90। तो अगर वो 90 है तो ये एंगल भी क्या आएगा? 90 आएगा। मतलब ये लाइट है जो एंगल बनेगा 60 के हिसाब से, ये ऑलमोस्ट वर्टिकली आएगी, है ना। ये अगर मैं 60 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, अगर हम यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो रे जो आ रही है वो रे कैसी आ रही है? ये रे का एंगल बन रहा है ऐसा वर्टिकल, बीसी पे परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर आती है वो सीधी निकल जाती है, ये एंगल 60 डिग्री होगा। समझ में आया? ये एंगल 60 कैसे आया, ये कह रहे हो क्या आर्यन? ये 60 बोल लो कैसे आया? कहां से रिपीट करूं? ये 90 कैसे आया? देखो ना, ये 60 है, ये 60 है, ये 30 है, तो ये 30 हो गया, और ये 60 है ऑलरेडी तो 60। सर एसी पे जब रिफ्रैक्ट हुई है जो लाइट, वो 60 कैसे आएगा ये पूछ रहा हूँ। अरे भाई, टीआईआर के अंदर लाइट सेम एंगल पे तो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी क्या है? आई और आर सेम होंगे, तो अगर आर 60 है तो आर भी 60 ही आएगा। ओके सर। हाँ, वो तो बेसिक प्रॉपर्टी थी। बोलो ठीक है क्वेश्चन। सर इमरजेंट रे का क्या करना है? यहाँ पे इमरजेंट रे भी लिखा है ना। ये है ना इमरजेंट रे, जो बाहर निकल रही है, जो प्रिज्म से ओके। बाहर निकल गई वही होती है इमरजेंट रे। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है ना ये सारे ये। बी एंड सी के एंगल 60 डिग्री कैसे? ये दे रखा होगा इक्विलेटरल प्रिज्म है, तभी हम सोल्व कर पाएंगे। ठीक है सुनाशा, वो मेंशन कर देंगे। ओके, चलो अगला क्वेश्चन मूव करते हैं हम। ये क्वेश्चन सर अगर हमने करना होगा तो पूरा प्योर एंगल लेके करें या फिर रफ ही चलेगा? मैं समझा नहीं, पूरे पूरे एंगल लेके करें? नहीं, रफ नहीं चलेगा, जो दे रखे हैं उन्हीं का यूज करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन चलो DIY है, ट्राई करना, मतलब सेम क्वेश्चन है, ये रे है ना, ये रे होगी, इस पे इंसिडेंट होगी, और फिर ट्राई करना आपको क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये मैंने DIY कर दिया है, तो अगर ये क्वेश्चन DIY कर दिया तो इसको हम ये देखो, ये है शानदार क्वेश्चन है। कितने रह गए हो? ये लास्ट है आज के लिए, चलो ये आज के लिए लास्ट है। वन फेस ऑफ प्रिज्म, वैसे इसके बाद मैं एक क्वेश्चन तुम्हें और कराऊंगा अपनी अपनी तरफ से। लिखा हुआ है वन फेस ऑफ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री। ये इतना क्यों लिखते तो लंबा लंबा? वो सर वो क्वेश्चन, बेटे सारे क्वेश्चन असाइनमेंट के ही हैं ये, जितने भी मैं करवा रहा हूं मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट मारे हैं, देख लेना ऊपर नीचे होंगे एक दो क्वेश्चन से, ऑर्डर में ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी असाइनमेंट का ही है, तो मैं आपको आज होमवर्क भी दे रहा हूँ, यही पूरा टॉपिक करना आपको आज।
नेक्स्ट क्लास से पहले जितने भी क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। मेरे ख्याल से कितने हैं, 94 से 99? अरे नहीं बाबू, बहुत ज्यादा है। पूरे टॉपिक के बोल रहा हूं मैं। टॉपिक जो ये स्टार्ट है प्रिज्म का, ये टॉपिक स्टार्ट है 82 से। तो 82 से स्टार्ट करके आपको कहां तक है, ये 103 तक है। 103 तक सारे अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट क्लास शायद में 1.5 घंटे की जाएगी, क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्लास तक पूरा टॉपिक ये वाइंड अप करना है। वाइंड अप क्या करना है, बस क्वेश्चंस ही कराने हैं जो रह जाएंगे। तो आपको 82 से स्टार्ट करके 103 तक सारे क्वेश्चंस करके आने हैं नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है। और जो डाउट होंगे वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो। हाँ, नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे का शाम को 7 बजे। One face of prism of refracting angle 30 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414, मतलब √2 हो गया, इस सिल्वर। एक फेस को सिल्वर कर दिया ना, सिल्वर करने का मतलब है उसको मिरर बना दिया उन्होंने। एक फेस को सिल्वर करने का मतलब है उसको क्या बना दिया उन्होंने, उसको मिरर बना दिया। ऐसे 2 क्वेश्चन है असाइनमेंट के अंदर, और वो बोल रहा है कि ऊपर का जो एंगल है वो कितना है, ऊपर का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ठीक है। और उसने एक फेस को बना दिया मिरर। तो मान लो ये वाला जो फेस है वो मिरर है। क्वेश्चन आसान सा है ऐसे, पर मतलब अच्छा क्वेश्चन है भी ये। क्वेश्चन सी मतलब ये क्या सारे ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई के ही हैं। लिखा हुआ एट व्हाट एंगल मस्ट अ रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द अदर फेस, मतलब जिसको मिरर किया है उसके दूसरे फेस पे इंसिडेंट हो, किस एंगल पे लाइट इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो। क्या लिखा हुआ, सो दैट आफ्टर रिफ्रैक्टिंग इनटू द प्रिज्म, मतलब इस फेस से, मान लो इसको मैं नाम दे दूं ए बी सी, तो ए सी को मिरर किया है तो ए बी से लाइट अंदर एंटर कर रही है। बोला एक फेस से लाइट, लिखा हुआ सो दैट आफ्टर रिफ्रैक्टिंग इनटू द प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर आए, एंड रिफ्लेक्शन एट द सिल्वर सरफेस, इस पे क्या हो, उसका रिफ्लेक्शन हो, यहां से अंदर आए, इस पे रिफ्लेक्शन हो, एंड इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। पाथ क्या होना चाहिए, रिट्रेस होना चाहिए। किसी भी रे का पाथ रिट्रेस सिर्फ तब हो सकता है जब वो क्या हो, 90 पे हो इंसिडेंट, जैसा हमने यहां लिखा था कि जब रे 90 पे आएगी तभी उसका पाथ क्या हो सकता है, रिट्रेस हो सकता है। तो इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन में वो बोला कि पाथ रिट्रेस होना चाहिए। तो पाथ रिट्रेस सिर्फ तब हो सकता है जब जो रे इसके अंदर रिफ्रैक्ट हुई है वो इस फेस के ऊपर 90 पे आई। तो मैं डायग्राम जो है उल्टा ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पे जो एंगल है वो कैसा होना चाहिए, यहां पे जो एंगल है वो 90 होना चाहिए। इस पॉइंट पे जो लाइट है वो 90 पे अगर इंसिडेंट होगी ना तभी हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। यहां पे लाइट क्या होगी, 90 पे इंसिडेंट होनी चाहिए ऐसे। यहां पे लाइट क्या होनी चाहिए, 90 पे जब इंसिडेंट होगी तभी हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल है ये, ठीक है। इस पॉइंट पे नॉर्मल है ये। तो लाइट रे जो है, मैंने मान लिया इस पॉइंट पे लाइट रे कुछ यहां पे आ रही है ऐसे। लाइट रे का एक्चुअल पाथ कुछ यहां था और वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी अंदर की तरफ। तो ये डायग्राम हमारे पास, और वो क्या कर रही है, अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये अगर एंगल आई है तो इस आई की वैल्यू निकालनी है हमें। आई की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी, किस वैल्यू ऑफ आई के लिए ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो मतलब ये एंगल 90, तो और ये एंगल मैंने मान लिया आर। फटाफट सोच के बताओ आर कितना होगा, सोच के बताओ आर कितना होगा। हमें क्वेश्चन में दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 है, जिसको मैंने √2 मान लिया। ओरल है, ओरल बता सकते हो, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए। अवंतिका 120 डिग्री हो गया, ज्यादा पढ़ लिया तुमने, गाने सुना एक दो। 120 डिग्री तो बहुत ज्यादा हो गया।
बताओ तो आर की वैल्यू क्या ठीक होगी? है सर। रश्मि 90 बोलिए, रश्मि 90 कैसे हो सकता है? आर की वैल्यू 90 कैसे हो सकती है? 60 भी कैसे हो सकती है? 60 भी गलत है, मेरे ख्याल से तो 60 भी नहीं आ सकती। वही है ना, बच्चे पढ़े हैं इतना ज्यादा, लेकिन जब बेसिक सोल्व करते हैं फिर कर देते हैं। हाँ मतलब अब देखो, तुम सब लिख दो, देखो मेरे पास 15 आंसर आ चुका है, मेरे पास 30 आंसर आ चुका है, 45 आ चुका है, 60 आ चुका है, क्या बचा? क्या बचा? सब तो आगे जो कॉमन एंगल 75 नहीं बोला कि इसने, 75 भी बोल दो, 75 भी बोल दो, 75 रह गया सिर्फ। दुबे साहब कहाँ हो? लिखा करो कभी कभी। नीलशा भी नहीं लिखती है आंसर, बहुत कम लिखती है आंसर। सिमरन कनौजिया भी आंसर नहीं लिखती है, ठीक है। प्रियांशी राणा नहीं लिखती, रिमी कुमार, रोहित अग्रवाल भी नहीं लिख रहा आंसर। रोहित अग्रवाल भाई तुझे क्या हो गया? और रुचिका रानी कभी कभी लिखती है। समीक्षा के भी आंसर नहीं आ रहे। श्री आनंद तो लिखती नहीं। श्रिया आनंद तुझे क्या होगा, तू क्यों नहीं लिखती आंसर? उन्नति नहीं, कभी मैंने उन्नति का आंसर देखा ही नहीं आज तक। सारा मिश्रा भी नहीं लिखती, क्यों ये भाई, क्यों है क्लास में, लिखते क्यों नहीं हो? 30 डिग्री आएगा वैसे तो, आंसर जो है वो 30 डिग्री आएगा। ऊपर 30 है तो ये 90 हो गया, 90 और 30 कितना हो गया? 120, तो ये 60 हो गया। जब ये 60 है तो फिर आर की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। खत्म क्वेश्चन। तो आर की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री निकाल लिए मैंने यहां से। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, पॉइंट, इस पॉइंट पर लाइट रेयर से डेंसर मूव कर रही है, तो रेयर से डेंसर मूव करेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा? साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। तो यहां से साइन आई, अच्छा तुम्हारा आंसर जाता नहीं है। अरे बताओ, घर में दो दो वाईफाई लगे होंगे तुम्हारे आनंद साहब, ऐसा तुम्हारा नेट अनस्टेबल है, बात करनी पड़ेगी पापा से। म्यू की वैल्यू है √2, और साइन आर कितना हो गया? साइन 30 डिग्री, तो ये आएगा √2 इंटू 1/2, और 1/√2 ये आएगा साइन आई। साइन आई 1/√2, आई कितना आएगा? 45 डिग्री। तो 1 घंटे की क्लास पता भी नहीं लगती कहाँ गई, है ना, बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है। तुम्हें लगती होगी पता शायद, है ना। कौन बोर हो जाता है? ऑफलाइन में नहीं लगती। रोहित तू तो पहले ऑफलाइन था, ऑफलाइन में हम बहुत कंटेंट कर लेते हैं ऐसे, ऑफलाइन में हम ज्यादा कंटेंट कर लेते हैं वैसे, ऑनलाइन में कम कर पाते हैं। तू बोर नहीं होता? अच्छा। हम्म। तो ये पॉइंट हो गया हमारा क्वेश्चन यहां तक। अब बच्चे भी चले गए, उनकी नेक्स्ट क्लास है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे परसों। कोशिश करो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है, और फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। और ओके, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मस्त क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करना ही है। मैं यहाँ तक के नोट्स भेज रहा हूँ आपको ऑप्टिक्स के, ठीक है, इस पॉइंट तक के मैं आपको नोट्स ग्रुप में डाल रहा हूँ, देख लेना। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं। बाय बाय, मिलते हैं।